जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं हिमांशु गुप्ता, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार सभी मुझे जल्दी से कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कि आपको मेरी ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और एक बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं AWS के एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार मैं चाहूँगा, सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। चलिए डन। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, और मैं आप सबसे भी चाहूँगा कि सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दें। थोड़ा वॉइस कम है, वॉइस मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आगे प्रॉब्लम ना हो, जो स्टूडेंट्स बाद में सेशन को देखें, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए अब परफेक्ट है, अब वॉइस अच्छे से आ रही होगी आप सभी को। ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, और इस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ हमारी जॉब लगेगी, किस तरीके से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज के साथ साथ आपका क्या डिग्री होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आपने थंबनेल पर देखा होगा कि बीएड, जी हाँ, अगर आपका बीएड है और आप पीआरटी की पोस्ट के लिए तरस रहे थे कि काश मुझे वो पीआरटी के लिए यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिलता, तो ये वैकेंसी आप सबके लिए है। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ सेशन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि अगर आप AWS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इट इज़ OST, वो क्लियर करना चाहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी के लिए बेहतरीन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हाई AWES करके। अगर PRT है तो PRT, TGT है तो TGT, PGT है तो PGT, इस तरीके से आपने मैसेज करना है, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहां पर आपको पूरी कंप्लीट कोर्स की जानकारी दे दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AWS 2024 OST, डेट इज ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। वो क्या बदलाव हैं, चेंजेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो वैकेंसीज होती हैं ये दो तरीके से होती हैं। एक होती है रेगुलर और एक होती है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्या है वो बता देते हैं। जो फिक्स्ड होती है डेट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, और जो रेगुलर होती है वो आपकी आपकी जो होती है ये आपकी परमानेंट होती है, यानी कि आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी निकाल नहीं सकता, ठीक है। आपकी जो जॉब है वो परमानेंट होती है। अब इसमें भी क्या है कि OST क्या दोनों को देना होगा? हाँ, OST डेट इज ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये दोनों ही कैंडिडेट्स को देना होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आप फिक्स्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या रेगुलर के लिए। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो OST के अंदर आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। ये बदलाव अब यहां पर करा गया है। और अगर आप रेगुलर यानी परमानेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इस OST के अंतर्गत आपका 50%, कम से कम 50% होने चाहिए, राइट। अब पता कैसे लगेगा कि कौन सी जॉब परमानेंट है, कौन सी फिक्स्ड है, तो वो बता देते हैं। जैसे आपका OST क्लियर हुआ, OST क्लियर होते ही आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा। वो जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जैसे CTET या कोई टेट एग्जाम अब वैलिड रहता है लाइफ टाइम के लिए, ये स्कोर कार्ड भी आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। अब किसी का पहले से अगर OST क्लियर है, क्या वो दोबारा देना चाहता है स्कोर कार्ड को, स्कोर को इंप्रूव करने के लिए? तो बिल्कुल दे सकता है। उससे क्या होगा, जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको ऑब्वियस सी बात है प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डेट इज 40% फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस एंड 50% फॉर आपका रेगुलर यानी कि परमानेंट जॉब के लिए। साथ ही साथ जो रेगुलर वाली जो जॉब होती है उसका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है डेट इज बाय CSB यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, ये कंडक्ट करता है इसका इंटरव्यू। और जो आपका फिक्स यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, जिसमें 1 साल का, 2 साल का, कभी 3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो आपका कंडक्ट किया जाए लोकल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। तो यहां पर ये दोनों में डिफरेंस है। ऑब्वियसली बात है सैलरीज में भी यहां पर डिफरेंस होगा। जो परमानेंट की सैलरी है वो ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है यहां पर स्कोर भी 50% मांगा जा रहा है OST के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं।
अब सर ये जो कॉलेजेस हैं ये कहाँ पर हैं? क्या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हूँ? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मेरे स्टेट के अंदर मेरे स्टेट के अंदर स्कूल्स अवेलेबल होंगे? जी हाँ, एपीएस स्कूल्स जो होते हैं आप देख सकते हैं अभी तक जो थे 134 स्कूल थे, 5 स्कूल्स और यहाँ पर ऐड हो गए हैं, करीब 139 स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर है, रांची में, पटना में, हिसार में, ठीक है, बहुत जगह, हर जगह, मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर ये स्कूल अवेलेबल ना हो, हर स्टेट में स्कूल्स अवेलेबल हैं, एक स्टेट में कई कई स्कूल्स भी अवेलेबल हैं। तो एपीएस के जो स्कूल्स हैं करीब 139 स्कूल्स हैं और अभी ये जानकारी मिल रही है कि अगले साल जो यानी कि 2025 में आपकी करीब 20,000 वैकेंसीज आने वाली हैं एपीएस के अंतर्गत। तो ये ओएसटी क्वालिफाई करना हमारे लिए फिर बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा का पूरा, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो पहली स्टेज की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। आपका 23 या 24 नवंबर को या 25 नवंबर जो रिजर्व रखा गया है उस दिन आपका ओएसटी कंडक्ट किया जाएगा, इसको हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। यहां पर क्लियरली एक बात भी बोली गई है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इतना बेहतरीन एग्जाम है कि जैसे ही आप फाइनल सबमिट करते हैं आपके पास आपका रॉ स्कोर आ जाता है कि आपने इतना अटेम्प्ट किया, इतने आपके जो हैं गलत हुए हैं और ये आपका फाइनल स्कोर है, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते ही समझ में आ जाए, पता लग जाए आपको कि मेरा जो है क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आता है 2 बोर्ड के द्वारा। जैसे मैंने आप सभी से कहा था, आपका सीएसबी के द्वारा या फिर एलएसबी के द्वारा आपके पास कॉल आएगा। अब मान लीजिए अगर आपके 50% है तो आपको एलएसबी भी कॉल करेगी, सीएसबी भी कॉल करेगी, लेकिन अगर आपका सिर्फ 40% है तो सीएसबी आपको कॉल नहीं करेगी, आपको कॉल करेगी एलएसबी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीटेट बेटा सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें, परेशान मत होइए, ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये हुआ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के आगे ही जो स्टेज आती है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है उस टाइम पर जो बोर्ड है वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। जैसे अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं तो फिर ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो होल्ड पे भी कर सकता है या हटा भी सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो टीचिंग स्किल्स है उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, यानी कि यहां पर मेंशन नहीं है लेकिन डेमो लेक्चर आपने अपना जो है तैयार करके रखना है, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम में हो और वो हिंदी मीडियम में, दोनों में। एक प्रॉपर आपका इंग्लिश मीडियम में डेमो प्रिपेयर होना चाहिए और प्रॉपर एक हिंदी मीडियम में, ये आपने करना होगा, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ 15 नंबर का मिनिमम एक बहुत ही छोटा सा एक प्रोसेस रहता है जिसमें ऐसे और लेटर राइटिंग रहती है या कॉम्प्रिहेंशन रहता है, जैसे फॉर लैंग्वेज टीचर्स। और ये किसके लिए? जो लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भाषा के शिक्षक हैं यहाँ पर, जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी के लिए कर रहे हैं, संस्कृत के लिए कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है वो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो यहां पर चेक की जाती है बाय रिटन टेस्ट कॉम्प्राइजिंग एंड ऐसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो एक ऐसे राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा और टोटल 15 नंबर का रहता है। ये लैंग्वेज टीचर वालों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो ये मानकर चलते हैं कि इतना आना चाहिए। इसके बाद जब ये आपका क्वालिफाई हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया गया है, ये तो पहले भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो उसके बाद से सभी जगह पर बीआरडी को यहां पर हटा दिया गया है पीआरटी के कैटेगरी से। लेकिन यहां पर एपीएस के अंदर एडब्ल्यूएस की आपकी जो वैकेंसी आ रही है यहां पर बीएड को रखा गया है। जी हां, अगर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और मैं आपको सारे क्राइटेरिया बताऊंगा, ये जो विद्यार्थी कह रहे थे सर मेरा 50% नहीं है, क्या मैं भर सकता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए और बीएड में भी 50% होने चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 50% है, साथ ही साथ आपका बीएड में 50% होना चाहिए। यह आपका टीजीटी के लिए। अब पीएलटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% है, ग्रेजुएशन में कितना है? 50% है, ग्रेजुएशन में 50% है। साथ ही साथ आपका अगर 2 साल का डीएलएड है, यानी कि 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा है, या फिर आपका बीएलएड है, या फिर जिसके पास बीएड है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स विद बीएड कैन आल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स, यानी कि 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो आपको करना होगा
कब करना होगा, कब क्वालिफाई करना होगा, तो यहां पे कहा जा रहा है कि विद इन द 2 इयर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एज पीआरटी, यानी आप पीआरटी टीचर के तौर पर अगर आप रिक्रूटमेंट हो जाता है तो आपकी जो कार्यकाल है, आपका जो टेन्योर है, उसके 2 साल के अंतर्गत आपको ये जो ब्रिज कोर्स है ये आपको करना होगा और सबमिट आपने करना होगा, तभी आपका जो कैंडिडेचर है वैलिड माना जाएगा। तो बीएड अभी आपका है, आपका सीटेट मान लीजिए है, बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, तो यहां पर मैं आप सभी को एक बात क्लियरली बता दूं, सीटेट एंड टेट इज नॉट मैंडेटरी। जी हां, ये मैंडेटरी नहीं है ओएसटी के लिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए। लेकिन जब आप स्कूल्स में आप अपना अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहां से आपका टेट या फिर सीटेट मांगेगा। तो दिसंबर वाला आप सीटेट क्वालिफाई करिए जो इस बार होने वाला है, और उससे पहले ओएसटी में अपीयर हो लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपका इस बार नहीं हुआ है तो भी आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान समझिएगा, पेपर में क्या आता है बेटा क्या नहीं आता उसकी बात करूंगा, अभी सारे प्रोसेस के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पर एक बात यह है कि सर मैंने कमेंट्स देखे थे कि सर मेरा ना ग्रेजुएशन में 49% है सर, 50% नहीं है, क्या मैं फिल कर सकता हूं? कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, मिली खुशी मिली, कर सकते हो। बदलाव किया गया है, देखो बदलाव क्या है समझाता हूं। नोट करने वाली बात है, अगर आपका ग्रेजुएशन के अंदर, ध्यान समझिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन के अंदर 49% मतलब 50% नहीं है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 50% से आपका क्या है यहां पर कम है, 50% से आपका क्या है कम है ग्रेजुएशन में, ये है ना, ये दिखाएगा कि कम है, 50% से अगर कम है, तो यहां पर आपके पास एक ये होना चाहिए कि पीजी के अंदर फिर आपका 50% होना चाहिए, पीजी में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर ये है तो आप टीजीटी की पोस्ट के लिए जी हां यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आप टीजीटी की पोस्ट के लिए फिर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर पीआरटी के लिए भी वही सेम चीज है कि अगर आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% से कम है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी पीजी में आपके क्या होने चाहिए, 50% यहां पर होने चाहिए। तो आप पीआरटी के लिए भी यहां पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बोले कि मेरा यार पीजी में 50% नहीं है, क्या मैं पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? जी नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपके बीएड, आपके पीजी के अंदर 50% होने ही चाहिए, तभी आप पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी ये रिलैक्सेशन आपको दे दिया गया है कि अगर ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में है तब भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पीजी में 50% है लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, यहां तक क्लियर है। तो पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। इसके बाद कोई सवाल बचता नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, बीएड अगर है आपका तो आपको विद इन 2 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो आई थिंक ये जो सारे डाउट्स हैं आपके यहां से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे हमने बोला सीटेट टेट तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अब हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। यहां पे क्लियर कट अब एक बात बोली गई है। कई विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर मेरा प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा क्या, या वो काउंट किया जाएगा? देखिए, आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा आपने कोई भी स्कूल में पढ़ाया हो। अगर आपके 5 साल तक का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर्स से पहले यानी 57 साल से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, देन ऑल्सो तब भी आपकी 40 ईयर्स तक यानी 40 साल से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस वैकेंसी में अप्लाई करने का कि जो एज फैक्टर है, एज क्राइटेरिया है। ये एज फैक्टर, ये एज क्राइटेरिया कोई भी वैकेंसी नहीं देती है जो यहां पर दिया जा रहा है आपको। और ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। इसमें ऐसा भी कोई नहीं है कि पीआरटी के लिए अलग एज क्राइटेरिया, टीजीटी के लिए अलग है। सीधा मेंशन कर दिया 40 साल भाई फ्रेश कैंडिडेट्स और 57 साल से पहले आपका 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और पीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो यहां पर ज्यादातर जो सवाल यहां पर पैदा होता है। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत, तो आप देखेंगे
कि टीजीटी पीजीटी की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ये पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने कवर अप करे हुए हैं। ठीक है, अब कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका ये कहना था सर मेरा कॉमर्स से है, तो मैं क्या करूं, मैं पीजीटी में क्या करूं। देखिए, अगर आपका कॉमर्स से है तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज कॉमर्स अगर आपका है ना, अब पीजी होगा ऑब्वियस सी बात है, तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स से होगा, तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के अंदर जो यहाँ पे टीजीटी कॉमर्स का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टीजीटी के लिए अंदर जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर साइंस की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, मैथमेटिक्स की है, फिजिकल एजुकेशन की है, संस्कृत की है, साइंस की और क्या है, एसएसटी की है। तो ये आपके पास वैकेंसीज दे रखी हैं। इसी के साथ साथ पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन या फिर विदाउट फिजिकल एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि आप कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, पीजीटी में सारी चीजें क्लियर कट होती हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपका पीजी होना चाहिए। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी है तो हिंदी हो जाएगा। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स से अप्लाई करने जा रहे हैं उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एक ही सब्जेक्ट से होता है, पूरा कॉमर्स से तो नहीं पाएगा, तो इकोनॉमिक्स से है तो आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर पाएंगे, है ना। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, तो ये सारी चीजें आपके सामने दी हुई हैं। इसी के आगे बात करते हैं, अकाउंटेंसी अलग है, बिजनेस स्टडीज अलग है, तो अलग अलग ये आपके पास दे रखा है। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। एज यूजुअल, जी हां, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जरूरी यहां पर नहीं है। जी हां, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा हुआ है तो आप डायरेक्टली यहां पर पीजी कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बीएड का यहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने बीटेक करा होता है, ठीक है, तो आप लोग यहां पर अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। एमएससी करा होता है, एमसीए करा होता है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, टीजीटी के लिए बात करते हैं। देखिए, संस्कृत में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैंने आप सभी से जो बात कही थी कि आपके ना वो 3 साल वो विषय होना चाहिए, 3 इयर्स तक वो विषय, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। अब कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो आप ये देखेंगे, अगर मैंने संस्कृत पढ़ा हुआ है 3 साल तो मैं संस्कृत से अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैंने इंग्लिश पढ़ा है 3 साल तो मैं इंग्लिश से अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैंने हिंदी पढ़ा है 3 साल तो मैं हिंदी से अप्लाई कर सकता हूं। तो इस तरीके से टीजीटी एसएसटी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, और हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। क्लियर है। आगे टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करते हैं। यहां पर भी सेम बात यही है कि आप अप्लाई करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स में कब, जब आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स के साथ साथ। तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, यानी 3 साल आपका मैथ है तो आप टीजीटी मैथ से अप्लाई करेंगे। टीजीटी साइंस से कौन अप्लाई करेगा, जिसकी बैचलर डिग्री है कोई भी 2 सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, और इनमें से कोई भी, जो मैं सब्जेक्ट की यहां पर बात कर रहा हूं, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके 3 साल रहने चाहिए। तो यहां पर ये कंडीशन आपके लिए बोली गई है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है बीसी और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक, और ये सारी चीजें आपसे कही जा रही हैं। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर बोली गई है। ठीक, सेकंड पॉइंट यहां पर ये टीजीटी के लिए बोला गया है कि बीएड जो है यहां पर मैंडेटरी है, और साथ ही साथ आपका जब आप जाएंगे आगे तो यहां पर जब अपॉइंटमेंट होगा तो वहां पे आपसे टेट सीटेड मांगेगा। ओएसटी में अभी रिक्वायर्ड इसका नहीं है। ठीक भाई, इतना समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम है वो एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो एग्जाम है वो टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 200 नंबर की परीक्षा होने वाली है, जिसमें यहाँ पे क्लियर कट बोला गया कि जो 10 नंबर है वो आपके करंट अफेयर्स और जीके जीएस आपका होने वाला है। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आपका जो 20 नंबर है उसमें आपका सीडीपी पूछा जाएगा, जो यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि पेडागोजी ऑफ फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, आरटी हो गया। तो ये सारी चीजें यहां पर पूछी जा रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 170 नंबर का आपका बचता है, तो जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं अप टू 10th लेवल तक आपसे सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, सारे जो क्वेश्चन हैं आपसे यहां पर पूछे जाएंगे।
इसी प्रकार से अब मैं टीजीटी में बात करता हूं तो ये वाला जो सेक्शन ये फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो 170 नंबर वाला सेक्शन है वो आपका टीजीटी और पीजीटी के अंदर आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड हो जाएगा, जिसमें आपका अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक का आपका पूछा जाएगा। इस तरह यहां पर रहने वाला है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक डाउट और था आप सभी का जो मेरे पास आ रहा था कि सर मैं तो रहती हूं बिहार के अंदर, या मैं रहता हूं सर रांची के अंदर, या मैं रहता हूं सर मान लीजिए यूपी में कहीं पर, है ना, दिल्ली में रहता हूं, तो क्या मेरे को जाना होगा, मुझे कहीं और जाना होगा एग्जाम के लिए? तो वो बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स हर स्टेट में बनाए इसलिए जाते हैं ताकि कैंडिडेट के लिए क्या हो, सुविधा हो। तो यहां पर हर एक स्टेट के अंदर है, देखिए आगरा, अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलोर, बरेली, भटिंडा, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हिसार, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, झांसी, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पठानकोट, पटियाला, पटना, प्रयागराज, पुणे, रांची, रुड़की, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी। तो जितने यहां पर मैंने सेंटर्स बताए हैं, अगर आप यहां से हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। और मैं तो कहता हूं कि एग्जाम अगर आपने देने जाना भी पड़े कहीं स्टेट में तो चले जाइए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेन है जॉब लेना, और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत कह सकते हैं वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड जो रहता है यहाँ पर, जो पूरा का पूरा वर्क कल्चर है, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप परमानेंट में अप्लाई कर लेते हैं तो आपका पूरा जो लाइफ है वो सेट हो जाता है। तो एक बहुत सुनहरा मौका है, और अगले साल 20,000 करीब जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, 20,000 करीब वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आने वाली है। तो इन डेट्स को हमें नोट डाउन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो स्टार्ट हो गया 10 से लेके 25 अक्टूबर तक। ठीक है, और जो इसमें एक बात और है कि जो आपकी फीस है ना, जो 385 फीस है वो आपने सबमिट करनी होगी। अगर आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं और मान लीजिए आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप दोनों के लिए अलग अलग यहां पर अप्लाई करेंगे। एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप दोनों अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, आपको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। कई कैंडिडेट्स का एक डाउट ये था, सर मेरा ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो आप एक बार अपना मेल का, ईमेल का स्पैम फोल्डर जरूर चेक करें, वहां पर जाके ओटीपी सबमिट हो रहा है तो वहां से आप देखें, है ना, नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं आ रहा है, तो एक डाउट ये भी है। ठीक है, तो आपका जो है फॉर्म यहां पर हो रहा है, कौन सी वेबसाइट पर है दोबारा खोल के दिखा देता हूं। ये वेबसाइट है आपकी awesindia.com, और यहीं पर आप नीचे आएंगे और बाकी मैंने जो आपको ग्रुप बने, जिस ग्रुप में मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, जो भी अभी कैंडिडेट्स अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो इस ग्रुप में जुड़ जाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से मैंने बोला, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है हाई AWES करके। जो भी पेड बैच मैंने लॉन्च करने जा रहा हूं उस बेहतरीन बैच के अंदर, जहां पे आपका OST का कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे और आगे का भी गाइडेंस देंगे, किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चलने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो उस बैच के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना होगा। जो आपको ज्वाइन होने के लिए आपको बस इतना करना है, आपने हाई AWES करके व्हाट्सएप मैसेज करना होगा इस नंबर पे, दैट इज 8700320257, और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन आपका 23 और 24 नवंबर को होगा। रिजल्ट डेट ऑब्वियसली बात है 25 है, और पब्लिकेशन ऑफ जो रिजल्ट होगा फाइनल स्कोर कार्ड विद परसेंटाइल, देखिए डेट मेंशन करी हुई है 10 दिसंबर। हालांकि जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना, तुरंत उसके बाद रॉ जो स्कोर है वो आपका आ जाता है, लेकिन प्रॉपर जो स्कोर कार्ड है वेबसाइट पर वो अपलोड हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो आप देखिए कितना डिसिप्लिन्ड है, सारी चीजें पहले से डिफाइंड है कि इस डेट को होगा। और ये भी बोला जा रहा है रिजर्व डेट जो है आपकी 25 नवंबर है, अगर इन 2 दिनों में नहीं हो पाता तो हम 25 को कंडक्ट करा लेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी होने वाली हैं। सर कहना है अप्लाई फॉर बोथ रेगुलर एंड फिक्स, ऑब्वियसली आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर एज वेल एज फिक्स के लिए। मिनिमम कंडीशन ये आपको 50% लाना होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, और ये टेस्ट बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। आप इसको कोई टेट एग्जाम का मत समझना, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जी हाँ, यहां पर आपकी 1/4 जो है यानी कि 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझ के आपको आंसर यहां पे करना होगा। और ये अगर OST आपने क्लियर कर लिया तो आगे का फिर जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेन है OST क्वालिफाई करना, और उसके बाद ये जो आपकी सिलेक्शन की जर्नी है ये बहुत स्मूथ आसान हो जाने वाली है। और ये जर्नी, OST की जर्नी आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैंने आपको बताया कि आप सभी के लिए एक बेहतरीन बैच में प्रोवाइड कराऊंगा मिनिमम फीस के साथ, ऑल ओवर इंडिया मिनिमम फीस रखूंगा, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है अपना सिलेक्शन यहां से ले सके, अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके।
कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपको छोड़कर जाता हूं इस स्लाइड के ऊपर, ताकि हर एक स्टूडेंट इस नंबर को नोट डाउन कर ले, और जो भी अभी तक इस बैच में नहीं जुड़ा हुआ है वो जाकर जुड़ जाए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।